नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उज्ज्वल क्लासेस में। आज हम हिंदी की कक्षाएं शुरू करने वाले हैं और हिंदी की कक्षाएं इतनी डिटेल से और इतने वैज्ञानिक ढंग से आपको पढ़ाई जाएगी कि शायद ये आपने कभी पढ़ी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का परिचय। आज हमारी पहली क्लास है हिंदी भाषा का परिचय। ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का परिचय। राइटिंग थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा का परिचय में आज हम पढ़ेंगे भाषा। सबसे पहले भाषा शब्द आया कैसे। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं एक बार और। भाषा जो शब्द है वो बना है भाष शब्द से। भाष शब्द का मतलब होता है धातु, और धातु का मतलब होता है मूल भाषा। ठीक है, मूल भाषा का मतलब क्या समझते हैं। जैसे हमारे शब्द आए मूल भाषा, जैसे हमारी संस्कृत है। मूल भाषा का मतलब होता है संस्कृत में जो शब्द थे उनसे हमारे शब्द हुए। संस्कृत का मतलब है मूल भाषा। भाषा जो शब्द बना है वो बना है भाष्य से, और भाष्य मतलब धातु। धातु का मतलब मूल भाषा, और मूल भाषा का मतलब संस्कृत। क्योंकि जो हमारे शब्द आए हैं उनका जो स्तोत्र है वो कहीं ना कहीं से है, संस्कृत से है। संस्कृत यहाँ भी लगा देते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भी दो भागों में बांट सकते हैं। संस्कृत के भी दो भाग थे। एक तो वैदिक संस्कृत जिनमें वेदों की रचना हुई, वैदिक संस्कृत थी, और एक थी लौकिक संस्कृत। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये मैंने अध्ययन करने के लिए बांटी, ऐसी कुछ नहीं है भी इसकी भाषा अलग है कोई इसकी भाषा अलग है। दोनों मिलती जुलती होती है ऐसी भाषाएं। ऐसा कोई डिवीजन क्लियर लाइन नहीं होती बीच में इनको विभेदीकरण इनका कर सके। लेकिन हमने अध्ययन करने के लिए इनको मोटे मोटे तौर पर हमने इनको बांट दिया है। कुछ शब्द इनके मिलते जुलते ही होते हैं, लगभग शब्द मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन उनकी शैली कुछ अलग होती है, इसलिए हमने इनका डिवीजन कर दिया उनका अध्ययन करने के लिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं सब लोग। उसके बाद देखिए मैंने क्या कहा, वैदिक में हुई वेदों की रचना। वैदिक में हुई वेद और आपके उपनिषद, वेद हुए उपनिषद हुए, उनकी रचना हुई वैदिक संस्कृत में। ठीक है, और लौकिक में जैसे रामायण महाभारत इनकी रचना हुई। इनकी रचना लौकिक की रचना आपकी रामायण हुई, महाभारत हुई, इनकी रचना हुई लौकिक संस्कृत में। और इनकी इस भाषा के बाद आपकी आई कौन सी भाषा है। इस भाषा के बाद इस भाषा का पाली भाषा का विकास हुआ। संस्कृत भाषा से पाली भाषा का हुआ। और पाली किन की भाषा थी ये भी बता देते हैं आपको जनरल नॉलेज के लिए। बौद्ध जो धर्म था, बौद्ध धर्म जो है उसमें जो उनके ग्रंथ जो लिखे गए वो आपकी पाली भाषा में लिखे गए। और पाली के बाद कौन सी भाषा आई। पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा के बाद आपका प्राकृतक भाषा का विकास हुआ। प्राकृतक भाषा का विकास हुआ। प्राकृतक किन की भाषा थी। जैन धर्म की भाषा थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पाली जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, ठीक है, वो लिखे गए पाली भाषा में। और जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो जीके में हम पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के कौन कौन से ग्रंथ हैं और जैन धर्म के कौन कौन से ग्रंथ हैं
उन वो जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, और जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। और प्राकृतिक भाषा के बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ? अपभ्रंश। इस भाषा के बाद इस भाषा का विकास हुआ अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक है, इस भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश जो भाषा है, एक शैली इसको कह सकते हैं आप। उसके बाद शोरशेनी भाषा का विकास हुआ। इसके बाद शोरशेनी प्रदेश कहते हैं जिसे, हमारा जो ये क्षेत्र है, जो मथुरा और हमारा जो मेवात ब्रज का जो क्षेत्र है, इसको हम ब्रज शोरशेनी प्रदेश भी कहते हैं थे इसको पहले। और जो शैली यहाँ पर जो डेवलप हुई, जो शैली यहाँ पर विकसित हुई, उसको कहते हैं शोरशेनी। और शोरशेनी भाषा से विकास हुआ आज की हमारी जो हिंदी है, इस भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो देखिए, ये थी पूरी जर्नी हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा संस्कृत से ही सब भाषा निकली, वैदिक और लौकिक में हमने बांटा। लौकिक से पाली जो बौद्ध धर्म की जो भाषाएं हैं, फिर प्राकृतिक जैन की, अपभ्रंश उस शैली के बाद में जो विकास हुआ, भ्रंश शैली का विकास हुआ। उसके बाद जो क्षेत्र में जो शोरशेनी जो आपका क्षेत्र है उसका विकास हुआ, ठीक है, शोरशेनी भाषा का विकास हुआ। उसके बाद हिंदी भाषा का जो आज की अपनी आधुनिक हिंदी है, उस भाषा का विकास शोरशेनी से हुआ। अगर पूछ ले किस भाषा से भी हिंदी का विकास हुआ, आज की हिंदी का विकास हुआ, आंसर हुआ शोरशेनी। और पूछ ले संस्कृत किस मूल भाषा से विकास हुआ, तो फिर आंसर होगा संस्कृत, ठीक है। तो हम आगे से बढ़ते हैं। इसके बाद इस साइड आपको दिखाई तो दे रहा होगा सबको, भाषा के प्रकार। आगे हम देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार जो हैं, भाषा के प्रकार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट मौखिक भाषा, मौखिक भाषा जो सरल रूप होता है, सबसे सरल रूप। पूछ ले सबसे सरल रूप कौन सा होता है भाषा का, तो सरल रूप मौखिक भाषा। उसके बाद लिखित भाषा, लिखित भाषा, भाषा के प्रकार लिखित भाषा। इसको आप सरल भी कह सकते हैं और इसको कठिन भी कह सकते हैं। सरल और कठिन दोनों है ये आपकी शैली पर निर्भर करता है। लिखित भाषा सरल हिंदी में भी आप लिख सकते हैं और तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करें। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा जो कोर्ट्स में लिखी हो, ये सबसे कठिन है, क्योंकि आप सांकेतिक में कुछ भी अर्थ आप लगा सकते हैं, ठीक है, सबसे कठिन, ठीक है। मौखिक भाषा जो हम आम बोलचाल में जो भाषा होती है, मौखिक भाषा कहते हैं उसे। सबसे सरल रूप भाषा का माना जाता है। सबसे सरल रूप पूछ ले भाषा का कौन सा है, तो मौखिक रूप। लिखित भाषा सबसे सरल भी हो सकती है और कठिन भी हो सकती है। सरल और कठिन दोनों रूप हैं लिखित भाषा में। और सांकेतिक भाषा सबसे कठिन है, जिसमें हम संकेत का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसके बाद आ गया जी ये, उसके बाद हम देखते हैं व्याकरण के अंक। व्याकरण के अंक। राइटिंग तो सभी को समझ में आ रही है ना, टैबलेट पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे, ध्यान रखिएगा। व्याकरण के अंग हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। व्याकरण के अंग वर्ण, सबसे पहले वर्ण, दूसरा शब्द
और तीसरा आपका हो गया वाक्य। बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाने लगे हैं आजकल इन परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा। बहुत ही डिटेल से और स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं। और तो भाषा व्याकरण के 3 अंगों में बांट सकते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर वर्ण, पहला पार्ट वर्ण। वर्ण जो है, वर्ण का मतलब क्या है? वर्ण का मतलब क्या है? वर्ण का मतलब है ध्वनि, ध्वनियों को लिखित रूप में लिखना, ये क्या होता है? वर्ण होता है। ध्वनि है, पूछ ले, ध्वनि से पोटेंट फैक्टर, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। फैक्ट्स लिख रहा हूं और समझा भी रहा हूं आपको। भाषा की सबसे छोटी, यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाने लगे हैं आजकल, यहाँ से बहुत छोटे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं आजकल। भाषा की सबसे छोटी मौखिक सबसे छोटी मौखिक इकाई वहां लिखूंगा तो कट जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। उसके बाद वर्ण जो होती है, वर्ण जो होता है वो होता है आपका भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ये अंतर याद रखना अपने, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित मौखिक इकाई पूछ ले, क्योंकि जो ध्वनि होती है वो सिर्फ मुख से निकलने वाले वर्ण उसमें बन जाते हैं, वो होती है आपकी ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी, कुछ भी ना दिया हो, भाषा की सबसे छोटी पूछ ले, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कुछ ना दिया हो, सिर्फ यही पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आंसर होगा आपका वर्ण, ठीक है। 3 फैक्ट यहाँ पर क्लियर है सबको? 3 फैक्ट देखिए। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ ले तो आंसर होगा ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ ले तो आंसर होगा वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ना लिखित पूछे ना मौखिक पूछे तो आंसर होगा वर्ण, ठीक है। ये चीजें याद रखना है आपने, 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे एक चीज और पूछी जा सकती है, उसकी भी देखिए, भाव के आधार पर सबसे छोटे क्या क्या है? एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, भाव के आधार पर, भाव के आधार पर, भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी? भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वाक्य। भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई, क्योंकि शब्द का कोई भाव नहीं होता अकेले का, पूरे सब वाक्य का, पूरे वाक्य का आपके क्या होगा? वाक्य। पूरे भावार्थ, भाव के आधार पर, भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वाक्य। भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछ ले, भाषा का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग, भाषा का
सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? भाषा का सबसे बड़ा अंक क्या होगा? देखिए सबसे छोटा छोटा है ध्वनि, ठीक है, मौखिक इकाई से। फिर लिखित में पूछे तो वर्ण हो गया, वर्णों के मेल से क्या बनेगा? शब्द बनेगा। देखिए यहाँ बताता हूँ आपको। सबसे पहले छोटा शब्द हो गया आपका वर्ण, ठीक है, ध्वनि आ गया, वर्ण आ गया, ठीक है, वर्ण हो गया। वर्णों के मेल से क्या बनेगा? दो वर्ण है, क्या बनेगा? एक शब्द बनेगा, ठीक है। और दो शब्दों के मेल से, ये शब्द है एक, फिर एक शब्द और है, फिर एक शब्द और है, ये करके पूरा क्या बनेगा? वाक्य। वाक्य, ठीक है। ये दो वर्ण से मिलेंगे शब्द, और कुछ शब्द मिलकर बनेंगे वाक्य, और भाव किससे क्लियर होगा? वाक्य से। तो वाक्य क्या हुई? भाषा के सबसे बड़ा अंक क्या हुआ? भाषा का सबसे बड़ा अंक क्या हुआ? वाक्य। क्लियर है सबको? वाक्य, ठीक है। भाषा का सबसे बड़ा अंक क्या हुआ? वाक्य। चलिए आगे हम चलते हैं वर्ण के ऊपर। सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण का अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा। वर्ण, वर्ण कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। ज़्यादा बड़ी बड़ी हम डेफिनेशंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशंस हमें याद रखना, रट्टा मारना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट को समझना, उसको शॉर्ट तरीके में याद रखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम समझ गए तो वाक्य में हम बोल ही देंगे। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं, और स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते वो क्या होते हैं? आपके व्यंजन। स्वतंत्र रूप से कितने स्वर होते हैं बोले जाते हैं? 11। 11 कौन कौन से होते हैं वो देखिए। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, वी, ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा हो, ठीक है। ये हो गया आपके स्वर। स्वर आपके, हम अगर हम प्रकारों की बात करें, 11 स्वर हो गए। उसके बाद प्रकारों की बात करें, स्वर के प्रकार। प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं? प्रकार को भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस भाग से हम प्रकार उनके बांट सकते हैं। तो हम सबसे पहले बांटते हैं मात्रा या उच्चारण। मात्रा या उच्चारण के में लगने वाले समय के आधार पर, में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर, ठीक है। इसको मैं पहला कर देता हूँ, इसको ये ऐसे कर देते हैं फर्स्ट मिनट, ठीक है। मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम इनके कितने कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहला हस्व स्वर, हस्व कहिए, लघु कहिए, छोटा कहिए। ये हस्व लिखा है मैंने, ठीक है। पेन थोड़ा असल स्किट हो गया है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। छोटा हो,
छोटा स्वर कह सकते हैं इसको, एक मात्रिक होता है ये, एक मात्रिक कह सकते हैं इसे। इतनी पहचान बता रहा हूँ, देख लीजिए एक साथ, इतने किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इतने रूप। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल कौन से होंगे? लघु स्वर हैं ए, ई, उ, ठीक है, री, ये चार स्वर जो होते हैं ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा एक मात्रिक या मूल स्वर कहते हैं इनको, ए, ई, उ, री। ठीक है, दूसरा क्लियर है बात सबको? एक मात्रा वाले ह्रस्व स्वर, उसके बाद देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर बोलते हैं इसको। ह्रस्व का विलोम क्या होगा, इसका भी पूछ सकते हैं। ह्रस्व का विलोम शब्द होता है दीर्घ। उसके बाद गुरु वो बोलते हैं इसे, गुरु। कई बार लघु का पूछ लेते हैं विपरीत शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम होता है गुरु। ठीक है, दीर्घ नहीं होगा, लघु का दीर्घ नहीं होता है, गलत हो सकता है दोनों ऑप्शन में। लघु का दीर्घ नहीं होता है विलोम शब्द, ह्रस्व का दीर्घ होगा और लघु का गुरु होता है। और छोटे का विलोम शब्द उल्टा करते जाइए बस, बड़ा, इसका बड़ा होगा, छोटे का बड़ा। एक मात्रिक का द्विमात्रिक, ठीक है। और इसको संधि स्वर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें दो शब्दों का मेल होता है, एक शब्द एक मात्रा का मेल हो सकता है। ठीक है, संधि स्वर, इसको हम संधि स्वर भी बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, जो बच गए, आ, ई, उ, ए, ये हम संधि पढ़ेंगे तभी वहां पढ़ेंगे। ए, ओ, ओ, ठीक है। इनको हम, ये जो आपके, ये जो लास्ट वाले 4 है ना, ये 4 जो है लास्ट वाले, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम युक्त स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 आ रहे हैं, दो शब्द, 2 आ रहे हैं ना, 2 वर्ण, इसलिए हम इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इसमें 2 स्वर आ रहे हैं। आगे तीसरा आधार जो आपका है वो है, ये बहुत आजकल परीक्षा में पूछा जाता है, प्लुत स्वर। भला ये क्या होता है? प्लुत स्वर कितने होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं आपके ए प्लस 7 जो दीर्घ स्वर मैंने आपको लिखाए हैं वो सभी प्लुत स्वर में आते हैं। प्लुत स्वर होते कौन से हैं? अभी जैसे आपने लिखा ओम, है ना, ओम, जैसे बोलते हैं ओम, तो ये क्या है? प्लुत स्वर है यहाँ पर। जैसे आप बोलते हैं मैया, ठीक है, मैया, तो वो क्या है? तो यहाँ पर ये क्या है? प्लुत स्वर है, मैया, मैया। देखो लंबा है ना, जो लंबा खींचता है वो प्लुत स्वर होता है। जो लंबा चल रहा है ओम, तो ओम क्या है? प्लुत स्वर है। मैया या मैया, मैया, ई पर यहाँ पर लंबा खींच रहा है, देख रहे हैं आप? जब लंबा खींचता है स्वर तो इसको बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, ये बातें क्लियर है सबको? एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। कहाँ पर थे हम? हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी भाषा, भाषा, सबसे पहले भाषा का मतलब होता है भाष्य, और उसका मतलब होता है धातु, धातु का मतलब होता है मूल भाषा। मूल भाषा, मूल भाषा क्या है हमारी? संस्कृत, संस्कृत वैदिक और लौकिक
वेद और उपनिषद लिखे गए वैदिक भाषा में। लौकिक भाषा में क्या लिखे गए? रामायण और महाभारत। और उस लौकिक भाषा संस्कृत भाषा से विकास हुआ पाली भाषा का। और पाली भाषा किन की भाषा है? बौद्ध भाषाएं। और जो बौद्ध में जो आपके ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद पाली भाषा से विकास हुआ प्राकृतिक भाषा का। जो जैन भाषा के जो ग्रंथ हैं सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृतिक भाषा के बाद विकास हुआ आपका अपभ्रंश शैली है, ये एक अपभ्रंश भाषा कह सकते हैं आपसे, अपभ्रंश भाषा। शोरसेनी जो आगरा मथुरा और जो हमारा ब्रिज का जो क्षेत्र है उसे शोरसेनी, और जो आज की मानक हिंदी है उस भाषा का विकास हुआ है। उस भाषा से जो क्षेत्र में बोली जाती थी शोरसेनी क्षेत्र में बोली जाती थी, और उस आज की मानक भाषा को हम हिंदी कहते हैं। तो भाषा के प्रकार हमने देखे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा सबसे सरल है, लिखित भाषा सरल और कठिन दोनों हो सकती है, आप लिखने की शैली पर निर्भर करती है। उसके बाद सांकेतिक भाषा सबसे कठिन मानी जाती है। व्याकरण के अंग वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण देखिए, वर्ण होता है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ ले तो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण होती है। तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार परीक्षाओं में, और आज के लिए भी पूछे जाने लगा। सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? तो मौखिक ध्वनि होती है, वर्ण नहीं होती है। ठीक है, तो भाव व भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछ ले तो वाक्य होती है। सबसे छोटी इकाई पूछ ले भावार्थ के आधार पर तो वाक्य होता है। दोनों का आंसर वाक्य होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, वर्ण दो वर्णों के मिलने से बनता है शब्द, और जब तीन शब्द बन जाते हैं, 3 या 4 कितने भी शब्द हो सकते हैं, 2 शब्द भी हो सकते हैं वाक्य में, तो वो बन जाते हैं वाक्य। शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है सिर्फ। ठीक है, हम कहने का मतलब ये है। उसके बाद वर्ण हमने पढ़े, वर्ण स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से जो बोल जिनका उच्चारण होता है, 11 ए आ ई उ री ए ओ। ठीक है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। और हमने इनका पढ़ा प्रकार, स्वर का प्रकार पढ़ा, मात्रा के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर। सबसे पहले हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर, लघु, छोटा, एक मात्रिक और मूल स्वर होते हैं 4, ए ई उ री। ठीक है, दीर्घ स्वर, बड़ा, द्विमात्रिक, संधि स्वर भी कहते हैं इनके। ठीक है, ये 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हीं का मतलब गुरु स्वर होता है, इनका मतलब बड़ा होता है, इनका मतलब द्विमात्रिक होता है, और संधि स्वर। इतने देखिए, आपको बता दिए यहाँ पर। किसी बुक में आपको इतने रूप लिखे हुए शायद ही मिले किसी बुक में। और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा पलुत स्वर। पलुत स्वर जहाँ पर लंबा स्वर हो जाए, जैसे ओम, ऐसे हम बोलते हैं ओम। जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसमें ओम बोलते हैं तो ओ को बहुत लंबा खींच लेते हैं ना, तो उसमें पलुत स्वर होता है। इस प्रकार के वाक्यों में पलुत स्वर होता है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी हम आगे की वीडियोस और बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।